रखा करो यार। ठीक है भाई, तो आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप 1A में हाइड्रोजन को क्यों प्लेस किया जाएगा। तो ग्रुप 1A के हवाले से सबसे पहले हम जस्टिफिकेशंस देख रहे हैं। जस्टिफिकेशंस का मतलब है कि वो वजूहात क्या हैं कि जिसकी बिना पर मैं ये कह रहा हूं कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1A में प्लेस करना चाहिए। Why I am saying that कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1A में ही प्लेस करें आप। तो सबसे पहली वजह मुझे अभी किसी ने बताई कि सर 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इसकी वजह है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हाइड्रोजन और ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो S1 पे खत्म होती है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s1। फिर लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी है 1s2 और 2s1। फिर सोडियम है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s1। तो आप गौर कर सकते हैं कि तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो सेम ऑर्बिटल और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे खत्म हो रही है। तो ये है सबसे पहली वजह हाइड्रोजन को ग्रुप 1A में प्लेस करने की। ठीक है, दूसरी वजह क्या है इसकी? दूसरी वजह हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कह रही हो बेटा, दोबारा बोलो। इसकी भी आवाज कट रही है बेटा तुम लोगों की। इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम होती है ना, मतलब मेरे ख्याल नहीं से। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम नहीं होती। ये बात नहीं, इलेक्ट्रो एफिनिटी कम होती है सर इसकी। ऐसा भी नहीं है। ये दे आर यूनिवेलेंट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दे आर रेफर्ड एज कि ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो ग्रुप 1 के बाकी मेटल्स हैं लिथियम सोडियम, ये जब चाहते हैं अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। यानी कि लिथियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लिथियम +1 और इलेक्ट्रॉन। सोडियम के एक एटम ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम +1 और इलेक्ट्रॉन बना। सेम इस तरह से हाइड्रोजन भी अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। देखो, कर सकता है में और कर देने में फर्क होता है। अगर मैं बात करूं अल्कली मेटल्स की, तो अल्कली मेटल्स जो है ना वो कह सकते हैं कि बड़े एडवांस्ड होते हैं। लाइक बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है इनकी कि यार कुछ भी हो बस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ठीक है, कुछ भी हो अपने इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे। सही है। और हाइड्रोजन लूज करता है, बट इसकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करे। हाँ कर सकता है, बट नॉट नेसेसरी कि ये करेगा ही। तो करेगा ही और करेगा भी में फर्क होता है। उर्दू जबान का बड़ा इम्तिजाज है इसके अंदर। ठीक है, और क्या यही पॉइंट आप लोग बता रहे थे मुझे? क्योंकि आवाज कट रही थी तो मैं सही से सुन नहीं पाया आप लोगों की बात। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा देखिए, गुड रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अच्छा, रिडक्शन की डेफिनेशंस आप लोगों को पता है ना? मैंने शायद बताई भी थी पिछले चैप्टर में, बताई है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बताया पिछले चैप्टर में कुछ आप लोगों को मैंने। ठीक है, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि दे टेंड टू परफॉर्म रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। रिडक्शन में 3 बातें होती हैं। या तो कोई चीज ऑक्सीजन को लूज कर दे, या तो कोई चीज हाइड्रोजन को गेन कर ले, या कोई चीज किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी कि कोई और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो ये रिएक्शंस कहलाते हैं रिडक्शन। अब हाइड्रोजन और एज वेल एज अल्कली मेटल्स, इन सबकी ये खासियत है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को प्रोवाइड करते हैं कि ये ले भाई तू रख ले। अब चूंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, मैं आपको
कोशिश मेरी ऐसी होगी कि मैं आपको 4 पॉइंट्स जो है वो बताऊं। हमारे जो शाहजी के नोट्स हैं उसमें 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो 5वां पॉइंट मैं वर्बली बता दूंगा। और कल भी आपको ये चीज समझा चुका हूं कि देखो सवाल जैसा सामने आएगा तो सवाल को प्लान करके आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, क्या करना है, आपको ये उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। सही है? तो 5 पॉइंट याद करके गए तो 5 ही लिखने हैं, ये वाली मिसाल नहीं है। देखो सवाल में कितना पूछ रहे हैं, कितना लिखना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, हर चीज को बहुत कैलकुलेट होकर करना पड़ेगा। देखो मार्क्स, मेरी बात याद रखना, मार्क्स सिर्फ बेटा उन बच्चों के अच्छे नहीं आते जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, बल्कि मार्क्स उन बच्चों के भी अच्छे आते हैं, या उन बच्चों के ही अच्छे आते हैं कि उनकी तैयारी भी अच्छी होती है, साथ में वो अपने पेपर को बहुत ज्यादा मैनेज करके चलते हैं। तो मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए पेपर की। ठीक है? तो अच्छा, 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है कि दे आर आयोनाइजेबल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एक तो आयोनाइजेबल होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ठीक है? आयोनाइजेबल भी हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl है, अगर HCl को हम पानी में ऐड करते हैं तो HCl ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करने लगता है। ये बात आपने 9 के चैप्टर 8 में भी पढ़ी है और फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 में भी पढ़ी है। सेम इसी तरीके से अगर NaCl लूं और NaCl को मैं पानी में ऐड करूं तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव ये बनता है। अब सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव जब आइंस बन जाते हैं तो देखो आइंस बनने के अमल को, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर क्या बना है बेटा, यहाँ पर बना है आइंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बने हैं, आइंस बने। तो आइंस बनने के अमल को आयोनाइजेशन कहते हैं। आइंस बनने के अमल को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, जब कोई चीज आइंस में अपने टूटती है ना, एक बात याद रखना कि अगर कोई चीज अपने आइंस में टूट गई है, यानी कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस बन गए, तो वो चीज डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट होगी। कोई चीज अगर अपने आइंस में टूट गई है तो वो चीज डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट होगी। और अगर कोई चीज अपने आइंस में नहीं टूटी है तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली वो चीज इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगी। तो मेरे जुमले को बहुत याद रखना, क्योंकि इससे टेक्निकल एमसीक्यूज एप्टीट्यूड और मुख्तलिफ जगहों पर आते हैं कि अगर कोई चीज आयन बन गई है, पॉजिटिव नेगेटिव में टूट गई है, तो वो लाजमी तौर पर इलेक्ट्रोलाइट होगी। और अगर कोई चीज आइंस में नहीं टूटी तो वो लाजमी तौर पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगी। बेटा इन 4 पॉइंट्स में किसी को कोई सवाल है मुझसे तो पूछ लीजिए। नो सर। ठीक है सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यार, आवाज कट के आ रही है, क्या सबके पास ये इशू हो रहा है? मतलब मेरे नेट का इशू है या जाती तौर पर आपके नेट का इशू है? तो मुझे बताइए। जी सर, आवाज कट कट के आ रही है। मेरे नेट का इशू है। तो चलो डिवाइस चेंज करो। चौथा पॉइंट बिल्कुल हमें समझ नहीं आया। अच्छा चलो मैं रिपीट कर देता हूँ चौथा पॉइंट, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो चौथे पॉइंट में मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोजन और अल्कली मिलकर बनाते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली कहा जाता है। जैसे कि HCl है और NaCl है, दो कंपाउंड्स के दरमियान कंपैरिजन दिया। ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, अगर मैं इन दोनों को पानी में ऐड करता हूँ तो ये दोनों कंपाउंड्स अपने आयंस में टूट जाते हैं। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाता है और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाता है। तो इस अमल को, यानी कि पानी में डिसॉल्व होकर आयंस में टूट जाना, इस अमल को बेटा कहते हैं आयोनाइजेशन। और जो चीज आयोनाइजेशन का शिकार होती है, यानी कि जो चीज आयोनाइजेशन परफॉर्म करती है, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोलाइट होती है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लिक्विड को कहा जाता है बेटा जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो जो चीज आयोनाइजेबल है वो इलेक्ट्रोलाइट है लाजमी तौर पर। जो चीज आयोनाइजेबल नहीं है, यानी कि अगर किसी चीज को आप आयंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इट मींस वो जो है वो इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है। Am I clear? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। और कोई सवाल अगर किसी के पास है तो वो पूछ ले।
और कोई सवाल बेटा? नो सर। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है सिमिलैरिटी का जो हो सकता है, वो यहाँ पे बोर्ड पे चूंकि जगह नहीं है तो मैं जस्ट वर्बली आपको बता दे रहा हूँ। ऑक्साइड्स, जो इस ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर तो अलग से हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको। अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि Na2O, Li2O, इस तरीके से H2O। अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। इसी तरीके से वाटर का जो ये मतलब हाइड्रोजन को जो ये ऑक्साइड है, जैसे आप वाटर कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, इनकी स्टेबिलिटी की ना एक वैल्यू भी है, एक तरीके से स्टेबिलिटी को मेजर भी किया जाता है कि कोई कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल है। तो जब मेजरमेंट की गई वाटर की और इन ऑक्साइड्स की, तो इनकी स्टेबिलिटी भी एक दूसरे के बहुत करीब करीब थी। तो स्टेबिलिटी का करीब होना भी इस बात की अलामत है कि हाइड्रोजन को इस ग्रुप में प्लेस किया जा सकता है, बट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट था जो जगह की कमी की वजह से मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको मैंने खैर बता दिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे चलेंगे। सही ले लिया है। ठीक है। अच्छा, ग्रुप 1 के हवाले से जो जस्टिफिकेशंस थी कि हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में प्लेस करें, वो तो सारी हमने देख ली। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्शंस की। ये तो देख लिया कि क्यों हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में प्लेस करें। अब ये देखते हैं कि क्यों हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में प्लेस ना करें। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स में सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, और उसके अलावा अल्कलीज जो हैं, यानी कि बाकी जो एलिमेंट है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, वो मेटल्स हैं और सॉलिड हैं। मेटल्स भी हैं और सॉलिड भी हैं। अच्छा, ये गैस है और नॉन मेटल है, ये मैं लिख देता हूं साथ ही ताकि एक ही बात हो जाए। ठीक है ना, एक तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है और अल्कलीज जितने भी हैं सबके सब मेटल्स हैं। अच्छा, इस पॉइंट को आप दो फर्क बना सकते हैं, यानी कि दो डिफरेंसेस भी कर सकते हैं। यानी कि आपने एक मर्तबा लिखा कि हाइड्रोजन इज अ गैस व्हाइल अल्कलीज आर सॉलिड्स। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल व्हाइल अल्कलीज आर मेटल। तो इसको आप दो पॉइंट्स भी कर सकते हैं। मैंने इसको जो है वो एक ही पॉइंट में लिख दिया है। आप चाहें तो इसको दो अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं, इसको कोई मसले वाली बात नहीं। सही, एक तो ये फर्क है सबसे बड़ा भाई कि ये दोनों एक तो सॉलिड भी हैं और मतलब ये अल्कलीज जो है सारे सॉलिड और मेटल है, व्हाइल हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है और गैस है। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा मसला क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और अल्कलीज जो हैं वो हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, ये जो लफ्ज डाई एटॉमिक या मोनो एटॉमिक है, कोई इसका मतलब बता सकता है मुझे? सर एक सिंगल एटम। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। ठीक है, डाई एटॉमिक मींस दो एटम्स, गुड। एंड अल्कलीज का मतलब सिंगल एटम। सर बिल्कुल, आप लोगों के दोनों जवाब सही हैं बेटा। देखो, डाई एटॉमिक का मतलब हुआ दो एटम्स, यानी कि देखो हाइड्रोजन को अब तक देखो अच्छा खासा तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी, 9 में भी पढ़ी। जब भी हाइड्रोजन को देखा होगा, हाइड्रोजन को हमेशा H2 देखा होगा, हमेशा ऐसे ही देखा होगा, कभी भी अकेला हाइड्रोजन नहीं देखा। तो इसलिए इसको कहते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में, यानी कि दो एटम्स हमेशा एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे, एक के साथ एक फ्री। लाइक अगर अल्कली की बात करें तो अल्कली अगर मैं चाहूं तो मैं अकेले भी लिख सकता हूं, और सम टाइम ये कंपाउंड्स की सूरत में डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये अकेले जब जिंदगी बसर कर रहे होते हैं तो इनको एक ही मतलब इनका एक ही एटम लिखा जाता है। और हाइड्रोजन अकेला भी हो, किसी कंपाउंड में ना भी हो, अकेला भी हो, तो वो H2 ही लिखा हुआ होता है कम से कम।
किसी कंपाउंड में तो ये 4, 5, 10 पता नहीं कितने भी हो जाता है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. जी ठीक है। सर। Yes. तीसरा जो पॉइंट है वो इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है। हाइड्रोजन की जो आईपी वैल्यू होती है वो हाई होती है और अल्कलीज की जो आईपी वैल्यू होती है वो लो होती है। अच्छा, ये आईपी क्या होती है, कोई बताएगा? वैल्यू नहीं पूछ रहा, मतलब व्हाट इज आईपी? Ionization. आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, गुड। एंड व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? बेटा व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? सर रेशो 0। क्या रेशो क्या जीरो? आपने 0 बताया था। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इसमें। नहीं भाई, वो बिल्कुल अलग हैं। और मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मैंने चैप्टर 1 में भी आयोनाइजेशन सर मिनिमम अमाउंट जो चाहिए होती है, हाँ, मिनिमम अमाउंट जो चाहिए होती है, किस चीज की मिनिमम अमाउंट चाहिए होती है और किस चीज के लिए चाहिए? सर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को करने के लिए जो चाहिए होती है। क्या करने के लिए चाहिए होती है? सर रिमूव करने के लिए। रिमूव करने के लिए। बेटा ये जवाब सही था। और मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात की हुई बेटा कि जो पिछला चैप्टर था उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बहुत बार बताया मैंने, बार बार बताया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है वो भी बहुत बार बताया, बार बार बताया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है वो भी बहुत बार बताया, बार बार बताया। फिर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस से आप क्या बताएंगे कि किस साइड पर कम हो जाएगी, किस साइड पर ज्यादा हो जाएगी, क्यों कम होगी, क्यों ज्यादा होगी, हर चीज की वजह बताइए इन डिटेल। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल मुझे बताने में कासिर रहे हो तो बेटा ये खतरे की घंटी बज रही है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा जरा सा ख्याल करें और चीजों को पढ़ें बेटा। और ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नॉर्मल फिजिकल कोचिंग की क्लासेस नहीं है, क्योंकि फिजिकल कोचिंग क्लासेस के अंदर तो आप एक बार आपने लेक्चर सुना और बात खत्म हो गई। यहाँ तो सारे लेक्चर्स आपके पास मौजूद है, आप बार बार किसी एक बात को सुन सकते हैं, दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा सा गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए बेटा, पुरानी छोटी छोटी सी बातों को याद रखिए। देखिए यही छोटी छोटी सी बातें जो है ना, ये अगर आज आप लोगों को याद हो जाती है ना, आज आप लोगों के लिए याद, मतलब आप लोग अपने जहन में बिठा लेते हो, यकीन करो एप्टीट्यूड में तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सेकेंड ईयर के बच्चों को कभी भी सेकेंड ईयर के लिहाज से नहीं पढ़ाता। मैं हमेशा उनको हर दूसरे लम्हे पर ये दो बातें बताता रहता हूँ, एक बेटा एप्टीट्यूड और दूसरा कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मुश्किल है, इसको 9 और फर्स्ट ईयर की जैसा मत लो। मैं ये दो बातें हमेशा करता रहता हूँ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, क्योंकि आज पढ़ोगे तो कल आसानी रहेगी। क्योंकि जब एप्टीट्यूड होता है ना तो आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है और बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है। लिहाजा इन छोटी छोटी सी बातों का जरा ध्यान रखो, वरना एप्टीट्यूड यकीन करो, इस वक्त आप किसी से भी एप्टीट्यूड पढ़ लो कराची में जाकर ना, अगर आपके इंटर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपको बातें जहन में ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वही अगर आपके इंटर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, आपके बेस स्ट्रांग नहीं है, तो आप एप्टीट्यूड की किसी बेस्ट टीचर से भी कराची में पढ़ लोगे ना, जिसका नाम बड़ा मशहूर हो, यकीन करो कोई फायदा नहीं होगा। बात मेरी याद रखना कि एप्टीट्यूड में टीचर से ज्यादा स्टूडेंट का कमाल होता है। खैर, तो हम आपको समझा रहे थे आईपी वैल्यू, तो मुझे किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आईपी वैल्यू होती है बेटा कि किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आप किसी एटम को प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कम से कम जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन की बात करें या अल्कलीज की बात करें, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज तो कर देते हैं, बट मसला पता है क्या है, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लगभग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है।
और अल्कली में से इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अल्कलीज में से 3.5 से लेकर मैक्सिमम 3.7 3.8 तक का इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। यानी कि ये एनर्जी बहुत कम है, ये आप आसानी से दे सकते हो, ये एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। लेकिन ये जो एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अच्छी खासी एनर्जी होती है। और इसको आपको रिमूव करने के लिए, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके, रिकॉर्ड नहीं हुआ। खैर, चौथा पॉइंट बेटा हमने ये बताया आपको कि हाइड्रोजन 99% कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और अल्कलीज जो है वो 99% आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर में स्टेबल होता है, और बाकी अल्कली के जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं ये वाटर में स्टेबल नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी सबको? कोई सवाल तो नहीं होगा आप किसी को मेरे ख्याल से? नहीं सर। ठीक है, अच्छा, तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं ऑफ कर रहे हैं, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी।